भाई मेरा भी यही सिलेबस है। कोई बात नहीं होगा। ठीक है, अगर इस देखो जो तुम्हारे एक्सेल चैप्टर्स आ रहे हैं ना, ठीक है, उनमें से डाउट्स निकालो, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब मैं उनको, जैसे मैं रेगुलर क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं चलेगा वो चैप्टर, उनमें ये दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि वो देखो खुद सोचो, ये 3-4 चैप्टर है, कम से कम 3-4 चैप्टर 10 दिनों में नहीं किए जा सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर मैं उसको फास्ट कराऊंगा ना, जल्दी जल्दी कराऊंगा, तो तुमको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, लेकिन जब मैं बाद में समझाऊंगा ना, अगर मान लो समझ में नहीं आया तो बाद में डर लगेगा। और इसीलिए मैं जल्दबाजी में कोई चैप्टर कराता ही नहीं, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं रेगुलर बैच में पढ़ाऊँ ना, तो तुम्हें डर लगे और डर के चक्कर में वो और चैप्टर छूट जाएगा और फिर तुम मुझे गाली दे दोगे, यार ये वाला चैप्टर मुझे समझ नहीं आया। समझा रहे मैं, इसलिए मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता ही नहीं सर। इसीलिए मैं धीरे धीरे कराता हूँ, अपने तरीके से कराता हूँ, और अपने तरीके से जब कराऊंगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाएगा, और मेरी गारंटी है। आ रहा है में। लेकिन हाँ, ये जो चैप्टर्स है एक्स्ट्रा, जैसे कि 10th हो गया, 11th हो गया, ये चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स मैं करा सकता हूँ। कैसे? डाउट सेशंस में, मतलब डाउट्स ले लेकर करा सकता हूँ, नहीं कर सकते यार। ठीक है, चलो भैया, मेरा भी सेम है, पता है मुझे, तुम दोनों एक ही स्कूल में यार। चलो ठीक है, सुनना, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था यार? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने 4-5 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था फिजन। फिजन के अंदर बाइनरी और मल्टीपल फिजन, फिर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, और फिर स्पोर फॉर्मेशन, और एक लास्ट पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसके अंदर 3 पढ़े थे जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। आज जो हम शुरू करने वाले वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया समझ में मैंने क्या बोला? आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में 2 टाइप पढ़नी है। पहली टाइप है, क्या नाम है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर पढ़ना है एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझना है मैंने क्या बोला? एक चीज दिमाग में बिठा लेना, वो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अलग है। देखो मैंने पहले भी बताया था जब हमने स्टार्ट करा था सेक्सुअल, मैं आज दोबारा बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तुम्हारी बुक निकालो, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक लिखा हुआ है ना, और उसका पेज पीछे पलटोगे तो अगले पेज पर लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बीच में 2-3 बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। वो पैराग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझा है? इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। समझ आया? और शायद आज मैं वही कराऊंगा पूरे तरीके से। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इसलिए दिमाग लगाना और वो टॉपिक समझना जरा ध्यान से। मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने तरीके से समझा, या फिर मैं पहले एनसीईआरटी रीड कर दूंगा और फिर मैं आराम से फ्रीली आराम से अपने तरीके से समझाऊंगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? चलो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सुनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि क्या नाम है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और दोनों पेरेंट्स क्या है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। समझा है मैंने क्या बोला? मतलब ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 तरह के पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। समझा है मैंने क्या बोला? दोनों क्या करते हैं, सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं। एक टर्म और आ गया, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं। सेक्स सेल्स को हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गैमेट्स। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स रिलीज करते हैं। दोनों के गैमेट्स का नाम भी अलग है, जैसे कि प्लांट्स में मेल गैमेट का नाम होता है पॉलन ग्रेन, और फीमेल का नाम होता है ओवम या फिर ओवरी या फिर ओव्यूल। समझना है? वैसे ह्यूमंस में अलग होता है, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, स्पर्म्स, और फीमेल सेक्स सेल को बोला जाता है एग सेल। समझना है? तो नाम अलग अलग है, उसके बारे में बाद में बात करें। सिंपल सा हम बोलते हैं गैमेट्स। समझना है मैंने क्या बोला? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। अब गैमेट्स अगर जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर फ्यूजन होता है। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके का फ्यूजन नहीं हुआ था, इसीलिए जैसा पेरेंट होता था वैसे ही जाइगोट निकल कर आता था। समझना है? इसका मतलब क्लोनिंग होती थी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी होता है। अगर डीएनए कॉपी हो रहा है तो भाई साहब उसमें मशीनरी काम कर रही है कि नहीं? मान लो फॉर एग्जांपल एक मार्कर है मेरे पास, ठीक है, इसके जैसा एक और मार्कर मुझे बनाना है, मशीन के थ्रू बनाऊंगा। मशीन में क्या होता है, गलती हो सकती है। सेम डीएनए है, मेरे पास एक डीएनए था, अब डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है, और याद रखना डीएनए से ही डीएनए बनता है, ये भी याद। ठीक है, तो जब वो कॉपी हो रही होती है, मतलब ये कॉपी, ये मेरे पास ओरिजिनल है, इसी की एक कॉपी बन रही है, तो कॉपी होते समय क्या होती है, कुछ गलती हो जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे दोस्त ने आंसर लिखा, तुम उससे टेप रहे हो, तो क्या सेम टेप दोगे? अगर तगड़े वाले लेवल के तुम चीटिंग खोरो तो शायद लपेट भी दो, लेकिन एक अंतर जरूर आएगा, राइटिंग का, है कि नहीं? उसकी राइटिंग या तो अच्छी होगी या तो बेकार होगी तुमसे। समझ में आया मैंने कहा? और वही डिफरेंस लेकर आएंगी कि हाँ भैया दोनों अलग अलग बनते हैं। समझे? सब कुछ कंटेंट सब कुछ अगर सेम भी है तो समझेगा, सेम डीएनए के साथ है। एक डीएनए स्ट्रैंड से जब दूसरा डीएनए स्ट्रैंड कॉपी हो रहा होता है तो उसके अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, और वो वेरिएशन ही लीड करती है चेंजेस में। अब चैप्टर स्टार्ट होते, अभी ये क्लास स्टार्ट होते ही अंश भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा कि भैया जो वेरिएशन होती है वो इंडिविजुअल के लिए दिक्कत करती है, लेकिन ग्रुप में, पॉपुलेशन में वो बेनिफिशियल होती है।
ऐसा क्यों? क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, सुनना। क्वेश्चन ये है कि अगर वेरिएशन एक बंदे में आ रही है ना तो दिक्कत है, लेकिन अगर उसी की पूरी पॉपुलेशन में आ जा रही है तो कोई बहुत अच्छी बात है फिर तो इसका सिंपल सा आंसर है यार, सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल मैं किससे बिलोंग करता हूँ? ह्यूमन पॉपुलेशन से बिलोंग करता हूँ। मान लो एक वेरिएशन सिर्फ मुझ में आई तो पता है वो क्या है? वो डिजीज है। अगर एक वेरिएशन मुझ में आ रही है तो वो डिजीज है, तो मैं बाकियों से कोप अप थोड़ी कर पाऊंगा। लेकिन जब सब में ही वो वेरिएशन आने लग जाएगी तो सब तो मेरी तरह ही है ना, तो वो काय बात की डिजीज और काय बात का कोप अप नहीं होगा। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे एक और हाथ होता, एक एक्स्ट्रा हाथ होता, बेनिफिशियल हो सकता है, क्या पता वो एक एक्स्ट्रा हाथ हमारा फायदा कर देता, ठीक है, वो बात की है, ठीक है। लेकिन दिमाग लगाओ, अगर मेरे 3 हाथ होते और सबके दुनिया में 2 ही हाथ है तो मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। आ रहा समझाने क्या वाला? तो मेरे को कि मैं क्या हूँ? अब नॉर्मल हूँ। लेकिन अगर दुनिया में सबके ही 3 हाथ होते तो क्या होता? तो कोई अब नॉर्मल होता नहीं। जैसे कि 2 हाथ नॉर्मल है सबके, है कि नहीं? जिसके 2 हाथ नहीं होते अब उसको अब नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि 2 हाथ क्या एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है कि ह्यूमंस के 2 ही हाथ होने चाहिए। आया समझ में क्या होता है? तो एक वेरिएशन जब आती है ना, एक इंडिविजुअल में आती है तो वो कोप अप, अभी ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, एग्जांपल से थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना है, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पाता, लेकिन जब एक पूरी पॉपुलेशन में आती है ना तो इसका मतलब पता है क्या है? तो वो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कई साल लगे। एक बंदे में अगर डिफरेंस आ रहा है ना तो वो एक जनरेशन का काम है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में आ रहा है ना तो पता है जनरेशंस का काम है, करोड़ों जनरेशंस लगी हैं उस काम को करने के लिए, उस काम को लाने के लिए। समझाया मैंने क्या बोला? मानो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक पैर नहीं है तो वो शायद क्या हुआ, पैर तो चलो एक अकर्ड हुआ है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई डिजीज है, ठीक है, मतलब जो बचपन से होने वाली डिजीज है, जेनेटिक होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया वो बीमारी होती है जिसके अंदर क्या नाम है, ब्लड लॉस रुकता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा कट लग गया तो खून बहता ही रहेगा, हीमोफीलिया वो बीमारी, तो वो जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब क्या? ज्यादातर ये बीमारी मदर से हमको मिलती है। आया समझ मैंने क्या बोला? तो अगर मुझे मिल रही है तो ठीक है, ये बीमारी है। लेकिन अगर सबको ये बीमारी मिलने लग जाएगी तो इसका मतलब क्या कि नॉर्मल कंडीशन है भाई, ये बीमारी नॉर्मली हमको मिलती है। आया समझ मैंने क्या बोला? तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि अगर वेरिएशन एक इंडिविजुअल में होती है तो बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या नाम है, सूटेबल नहीं होगा, कंपेटिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरी पॉपुलेशन में हो रही है दिक्कत तो इसका मतलब पक्का पूरे पॉपुलेशन कई सालों से इवॉल्व होते हुए आई है, इसीलिए वो पक्का कुछ ना कुछ क्या करेगा, इन्वायरमेंट से कोप करना सीखेगा। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? खत्म बात। आ रहा समझ में क्या बोला? चलो स्टार्ट करते हैं, अब सुनना। अब बात आती है भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमको ये तो पता लगे जिसके अंदर 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दोनों पेरेंट्स के सेक्स सेल्स रिलीज होते हैं, वो फ्यूज करते हैं। फ्यूज का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, अभी हम पढ़ लेंगे आगे टर्म, ठीक है। उससे क्या बनता है? एक जायगोट बनता है। जायगोट का मतलब बेबी, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं जायगोट या फिर ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। मैं क्या मतलब नॉर्मली हम वही वर्ड यूज करते हैं, वैसे और क्या क्या टर्म्स है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। जायगोट, ऑफस्प्रिंग, जायगोट, ठीक है। उसके बाद फीटस, एम्ब्रियो, ऑफस्प्रिंग, बेबी, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। समझना है मैंने क्या बोला? ये लेवल वाइज भी है, वैसे अगर तुम देखोगे ना तो लेवल वाइज भी है। सबसे पहले सेक्स सेल्स आते हैं, ठीक है। सेक्स सेल्स फ्यूज करते के साथ जो पहला सेल बनाते हैं उसका नाम जायगोट होता है। आया समझ मैंने क्या बोला? अब जायगोट थोड़ा और मैच्योर करता है तो उसको बोलते हैं फीटस, फिर उसी को बोलते हैं एम्ब्रियो, और फिर वही क्या बन जाता है? बेबी बॉर्न हो जाता है। आया समझ मैंने क्या बोला? और कॉमनली इस चीज को यूज किया जाता है, उसको लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब नेक्स्ट जनरेशन। समझा मैंने कहा नेक्स्ट जनरेशन तो जायगोट से स्टार्ट हो गई ना, इसलिए ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं, फिर जायगोट वर्ड यूज करते हैं। तो सुनना, ठीक है, 2 सेक्स सेल्स फर्टिलाइज करते हैं तो दोनों क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। जायगोट क्या है? नेक्स्ट जनरेशन है। आया समझ मैंने क्या बोला? अब यहाँ पर एक ना थोड़ी सी दिक्कत है यार। अब वो दिक्कत क्या है अभी मैं रीड करूंगा, मेरे को मतलब वो देखना है कहाँ से स्टार्ट कराना है वो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो दिक्कत क्या, उसको कैसे इतने करोड़ों सालों में एनिमल्स का मतलब सारे जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसने उस चीज को कैसे काउंटर करा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में मैंने क्या बोला? प्लीज तुम में से जितने भी हो ना, अभी पता नहीं 36 37 या 35 हो गए, तुम जितने भी हो ना भाई साहब, अगर एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा ना तुम्हें पूछना है, ठीक है। देखो सिंपल सा मतलब है भैया, मेरा भी सही में भैया कराओगे बता देना, कोरोना वायरस भी नॉर्मल है क्या? कोरोना वायरस नॉर्मल नहीं है, ठीक है। कोरोना वायरस इज नॉट नॉर्मल, समझाया? ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था, टिश्यू कल्चर क्या होता है? अरे हाँ यार, टिश्यू कल्चर एक पॉइंट रह गया, चलो कोई नहीं, मैं अभी बता दूंगा टिश्यू कल्चर। एक चीज सुनो, ठीक है, 35 हो तो अगर किसी को एक सिंगल भी डाउट है ना तो तुम्हारे पास इतने समय, बार बार बोलता हूँ हर क्लास के अंदर कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है कि यहाँ पे चैट में डाल दो। सबसे अच्छा तरीका अपने आप को अनम्यूट करो और बोल दो, ठीक है। लेकिन एक जब मैं रुका हुआ, जब मैं डाउट पूछ रहा हूँ, ठीक है, उससे के बाद भी है तो यहाँ पे चैट में डाल दो, तब तो कोई नहीं देख रहा ना चैट में, तब तो बोल सकते हो यार तुम, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अगर अभी भी शर्म आती है तो भाई साहब भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। सुनना, मैं एक बार एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, देख लेना एक बार।
फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पहले खत्म कर रहा हूँ ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो बीच में दिक्कत ना आए। अरे हो जाएगा। ठीक है, देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनना। We are also familiar with the mode of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created। कह रहा है आपको एक तरह की रिप्रोडक्शन ये भी पता है कि जब दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है एक बेबी को बॉर्न करने के लिए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे सुनना। Bulls alone cannot produce new calves nor can hens alone produce new chicks, या फिर ह्यूमंस के लिए लगा लो कि a single male or female cannot produce a new baby। सिंपल सा लॉजिक है। आगे समझना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है क्या जरूरत है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, वो सब छोड़ो। व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जरूरी ही क्यों है। देखो इसका एक फायदा ना मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका एक सिंपल सा फायदा है वेरिएशन आना। जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए कॉपिंग होती है और डीएनए कॉपिंग की वजह से वेरिएशन आती है क्योंकि उसके अंदर कुछ गलती होती है और वो वेरिएशन हमेशा हमेशा तो नहीं लेकिन बेनिफिशियल होती है। समझाया, वो वेरिएशन जरूरी नहीं है हमेशा बेनिफिशियल होगी, ठीक है, लेकिन ओवर द जनरेशन वो बेनिफिशियल होती है। तो इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। समझाया, जितना भी एडवांस ऑर्गेनिज्म होगा ना वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता होगा। समझाया। अब इसमें क्या क्या समझना सुनना। The creation of two new cells from one involves copying of a DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organism. Every individual organism cannot be protected by variation, but in a population, variation are useful for ensuring the survival of a species. कोई वाला क्वेश्चन आ गया उसका आंसर है। It would therefore make sense if organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated। कह रहा सुनो, कह रहा एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन आती है ना तो होता पता है क्या, तब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का मतलब है कि एक जनरेशन रिप्रोड्यूस करे और सेकंड जनरेशन को लेकर आ रही है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों भाई? क्योंकि वेरिएशन हेल्प करती है एक पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में। सिंपल सा लॉजिक है, हर कोई चेंज कर रहा है ना, हर कोई अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। अगर मान लो हम कांस्टेंट रहे तो हमारा एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, तो हमको भी तो चेंज होना पड़ेगा भाई साहब। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? तो अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम तो कोप अप ही नहीं कर पाएंगे, और जो चेंज नहीं लाता वो वाइप आउट हो जाता है। ये बात वाइप आउट का मतलब होता है खत्म हो जाता है। जो अपने अंदर वेरिएशन नहीं लेकर आएगा वो एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल दे चुका हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल हम ऑफलाइन ट्यूशंस पढ़ाते थे, है ना, अब हमारे दिमाग में यही जिद रहती कि नहीं भाई मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, तो कितने दिन वेट करना पड़ता? कम से कम 6 महीने। 6 महीने हो गए ना, ऑलमोस्ट 6 महीने वेट करना पड़ता, और 6 महीने में तो दुनिया ही खत्म हो जाती। आगा समझ में आने क्या मतलब बर्बाद हो जाते। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हम शिफ्ट ना करते ऑनलाइन में, ऑनलाइन ट्यूशन में, तो सिंपल सा मतलब समझ आ रहा है कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अपने आप में वेरिएशन नहीं लाओगे तो आप खत्म हो जाओगे, कोई और आ जाएगा आपकी जगह पर। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वेरिएशन लेकर आता है जनरेशन टू जनरेशन, और वेरिएशन हेल्पफुल होती है एक पॉपुलेशन में क्योंकि वो सर्वाइवल के रेट, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब आगे समझना जरा ध्यान से दोबारा, ठीक है, सुनना। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of a variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with cellular apparatus and would die। ये मैं पहले बता चुका हूँ, चैप्टर की पहली क्लास में बता दिया था ये सारा शब्द। क्या है, क्या बोल रहा है इसके अंदर? वो सिंपल सा लॉजिक बोल रहा है। कह रहा है अगर डीएनए कॉपिंग होता है और डीएनए कॉपिंग मान लो फॉर एग्जांपल एक्यूरेट ना हो, ठीक है, वैसे एक्यूरेट नहीं होता वो एग्जैक्टली, लेकिन वो प्रिसाइज इनफ तो होता है कि वही कॉपी बनाएगा। ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, इतना प्रिसाइज तो वो होता ही है। थोड़ी बहुत वेरिएशन लेकर आता है, वो यही बोल रहा है। कह रहा अगर मान लो वेरिएशन बहुत ज्यादा होती, वो बहुत कम एक्यूरेट होता। अगर कम एक्यूरेट डीएनए कॉपिंग होता तो पता है क्या होता? तो भाई साहब बहुत ज्यादा चेंजेस आते, और अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आते तो जो नया नया डीएनए बना है ना वो बाकी मशीनरी के साथ, क्योंकि मशीनरी तो पुरानी है, ठीक है, डीएनए नया बना है, ठीक है, तो डीएनए नया है और मशीनरी वही पुरानी है, तो वो उसके साथ काम नहीं कर पाता। समझाया मैंने क्या बोला? इसीलिए क्या बोला गया कि अब देखो जो दो चीजें आ गई, अब देखो ये ना एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि तुम बोलोगे कि यार भैया आप बोल रहे हो कि चेंजेस भी आने चाहिए, और आप बोल रहे हो अगर चेंजेस आ गया तो मशीनरी के साथ काम नहीं कर जाएगा, मर जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि वेरिएशन आए लेकिन धीरे धीरे आए, एक साथ ना आए। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। आरएनए,
है ना। आरएनए हमारा सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। जो डीएनए काम करता है ना, कई बिलियन साल पहले आरएनए किया करता था, लेकिन आरएनए को रिप्लेस करके डीएनए क्यों आया? सिंपल सा एक रीजन था कि आरएनए बहुत जल्दी चेंज लाता था, और बहुत जल्दी चेंज लाने की वजह से ना अगली जनरेशन तो बिल्कुल अलग होती थी, और बिल्कुल अलग की वजह से तो वो अल्टीमेटली डाई कर जाती, मर जाती। इसीलिए आरएनए में धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, वो डीएनए बना। और डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, और डीएनए वेरिएशन भी लेकर आता है, लेकिन बहुत धीरे, इतनी धीरे कि वेरिएशन भी आ जाती है और बाकी मशीनरी को पता भी नहीं लगता कि ये चेंज हो रहा है, तो उसके साथ आराम से कोप अप भी करते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है भैया, अपने अभी तक क्या कराया? मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, कुछ नहीं कराया, ध्यान से समझ ले। ठीक है भैया, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो सेक्सुअल में एक ही डीएनए या क्रोमोसोम दो में डिवाइड हो जाता है, तो और दोनों में दो स्ट्रैंड होते हैं, तो सेक्सुअल में अगर ऐसा होगा तो एक डीएनए में 4 स्ट्रैंड नहीं बनेंगे। सर यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे पढ़ाने दो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये क्वेश्चन एक काम करते हैं, एक सेकंड, कंट्रोल सी, और ये मैं तुम्हें सबको भेज देता हूँ। मैं मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझाना, ठीक है। ये लो, मैं सबको ये पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी कोई नहीं पढ़ेगा, अभी जब मैं बोलूँगा तब पढ़ लें, और इसका आंसर भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा जल्दी है तुम लोगों को तो ये लो, ग्रुप में भी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, सुनो, समझाया मैंने क्या बोला। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए वेरिएशन लेकर आता है, ठीक है। लेकिन डीएनए इतने स्लो प्रोसेस से वेरिएशन लेकर आता है कि आसपास की मशीनरी के साथ दिक्कत भी नहीं होती और वेरिएशन भी आ जाती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब दिक्कत क्या है? तो सुनना, इस क्वेश्चन का मतलब मैं समझाऊंगा पहले, तब तुम्हें आंसर समझ में आएगा। क्वेश्चन मत पढ़ना अभी, ठीक है। मेरी बातों पर ध्यान दो अभी, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनना, each new variation in a is made or in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation. Since all these variations are in living individual, it is accessed that they do not have any really bad effects. Combining variation from two or more individuals would thus create new combination of variants. Each combination would be novel, since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporate such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. अब सुनो क्या कह रहा है, अब सुनो, ये बहुत बढ़िया पॉइंट था ये वाला। कह रहा है देखो, सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग लगाओ। कह रहा है देखो यार, एक डीएनए कॉपी हुआ, ठीक है, एक दूसरा डीएनए कॉपी हुआ, छोड़ो इसको। एक डीएनए की कॉपी तुम्हारे फादर से आई और एक डीएनए की कॉपी मदर से आई। सिंपल सा लॉजिक है। दो सेक्स सेल्स होते हैं ना रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है। दो सेक्स सेल होते हैं, एक फादर का सेक्स सेल होता है और एक मदर का सेक्स सेल होता है, ठीक है। दोनों से सेक्स सेल्स आए, उन दोनों में फ्यूजन हुई और जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप करा और बेबी बॉर्न होकर आया। वो छोड़ो, वो बेबी बॉर्न होने का बहुत लेट केस है। अभी हम बात करते हैं जब पेरेंट का डीएनए बना, मतलब पेरेंट से सेल आया, मेल सेक्स सेल आया, फीमेल सेक्स सेल आया, वो दोनों फ्यूज करते हैं। अब दिमाग लगाओ, यहीं पर एक दिक्कत है। अगर वो दोनों फ्यूज करेंगे तो अब दिक्कत ये है कि किसकी बात मानी जाए। मान लो फादर की बात माननी जाती है, सारे कैरेक्टरिस्टिक फादर के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगी कि जो मदर के जो सेल्स आए हैं ना, वो कॉर्पोरेट काम नहीं करेंगे उसके साथ, और अगर उसके साथ काम नहीं करेंगे तो बोलेंगे भाई हम तेरे साथ काम नहीं कर रहे, और जब काम नहीं होगा तो क्या होगा? सेल मर जाएगा। तो चलो, मदर के सेल की बात मान ली गई, एग्जैक्ट 10 मिनट तक ध्यान से समझना, ठीक है। मदर के सेल की बात मान ली गई, ठीक है। अब बोला कि चलो यार मदर के सेल की बात मान लेते हैं, ठीक है। अब मदर के अगर सेल की बात मान ली गई तो सेल, फादर के जो सेल सेक्स सेल है, उसकी जो सारी मशीनरी होगी वो बोलेगी हम काम नहीं कर रहे आपके साथ। तो अब दिक्कत क्या हो गई? अब दिक्कत ये हो गई कि भाई साहब अगर दोनों दिक्कत कर रहे हैं तो होगा ये कि किसकी बात मानी जाए। तो पता है क्या डिसाइड किया जाता है? डिसाइड ये किया जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन का मतलब जो फादर का जो डीएनए वो पूरा लेकर आ जाओ, और जो मदर का डीएनए वो पूरा लेकर आ जाओ। समझ आया? इससे होगा ये कि जो अगली जनरेशन होगी ना, उसमें अपने आप ही काम चलेगा कि जिसका असर ज्यादा होगा उसकी बात मान ली जाएगी। आया समझ में? नहीं गया? इससे होगा ये कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आए हैं, जिससे दोनों की मशीनरी काम करेगी, और दोनों की मशीनरी को ये नहीं लगेगा कि हमको बाहर निकाल दिया, और दोनों की मशीनरी चुपचाप काम करेगी और सेल नहीं मरेगा। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुनो। क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है कि अभी वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे जो अभी अनुभव ने पूछा है, ये बात याद रखना, ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ कि सबसे पहले फादर से एक सेक्स सेल आया, ठीक है। हमें पता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फादर से एक सेक्स सेल आता है,
मदर से एक सेक्स सेल आता है, दोनों फ्यूज करते हैं, वो जायगोट बनाते हैं। फिर वो जायगोट धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करोड़ों सेल में बनता है और वो बेबी बॉर्न होकर बाहर आ जाता है, खत्म हो जाता है खेल। आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन दिक्कत स्टार्टिंग में ही है। फादर से एक सेक्स सेल आया, मदर से एक सेक्स सेल आया, दोनों से जब सेक्स सेल आया तो अब अगली जनरेशन में किसकी बात मानी जाए? प्रॉब्लम यही है। आया समझ में मैंने क्या बोला? कि मतलब ये कि अगर फादर के सेक्स सेल से जो इन्फॉर्मेशन आई है, वो डीएनए आया है, उस डीएनए की अगर बात मान ली जाए तो मशीनरी मदर वाले सेल की काम नहीं करेगी, और मदर के सेल के डीएनए की बात मान ली जाए तो मदर के सेल की मशीनरी तो काम कर जाएगी, लेकिन फादर की मशीनरी काम नहीं करेगी। लेकिन हमको चाहिए दोनों की मशीनरी काम करे। आया समझ में मैंने क्या बोला? तभी तो जायगोट जिंदा रहेगा, क्योंकि अगर जायगोट ही मर गया तो फिर तो एक ही सेल है ना, एक ही सेल मर जाएगा तो आगे की तो बेबी बॉर्न होने की तो बात ही खत्म हो गई। समझाया मैंने क्या बोला? अच्छा, अब भैया दिक्कत इसका मतलब ये है कि दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब दिक्कत ये है कि बात किसकी मानी जाए। समझाया मैंने क्या बोला? इसका तोड़ निकालने के लिए सेल्स ने क्या डिसाइड किया कि दोनों को ले आते हैं। मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे दो दोस्त हैं, तुम्हारा एक दोस्त बोल रहा है कि अगर तू उसके साथ गया तो मैं तेरा दोस्त नहीं, और वो वाला दोस्त बोल रहा है कि तू इसके साथ गया तो मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ। तुम क्या कर बीच का रास्ता निकालोगे? तुम दोनों को बनाओगे और दोनों तीनों एक साथ जाओगे। फिर आया समझ में मैंने क्या बोला? वो ये नहीं कह रहे कि उसके साथ जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो ये कह रहा है कि अगर मेरे साथ जाएगा तो उसके साथ नहीं जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुमने क्या रास्ता निकाला कि तुम दोनों मेरे साथ ही चलो, हम अलग अलग जा ही नहीं रहे। मैं इसके साथ जा रहा, मैंने इसके साथ जा रहा, जाऊंगा तो दोनों के साथ जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, बात ही खत्म। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब तुमने दोनों को बुला लिया तो इसका मतलब फादर के सेल का भी डीएनए आ गया, मदर के सेल का भी डीएनए आ गया, और जो मशीनरी थी वो दोनों के साथ काम भी करेगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब यहीं पर एक और दिक्कत आ गई। ये दिक्कत से तोड़ निकला था कि किसकी बात मानी जाए। ठीक है, तो बात मान ली, वो डिसाइड ये हुआ कि दोनों की बात मानी जाएगी। लेकिन अब दिक्कत भी यहीं पर आ गई। अब आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सुनना, को दिक्कत ये हो गई कि मान लो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन के ऊपर एग्जांपल लेते हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठेगा। ठीक है, सुनना, ह्यूमन के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, फादर से जो सेल आ रहा है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। डीएनए की तो बात ही छोड़ दो, 46 क्रोमोसोम में डीएनए होता है ना, मैंने पहली क्लास में बता दिया था। ठीक है, देखो अगर तुम्हें रिवाइज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेशन देख लेना, पार्ट 1 ओपन पड़ा है चैनल पे ऑब्वियसली। ठीक है, वो सारा रिलेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा। आज तुम्हारा होमवर्क यही है कि वो वाली वीडियो और ये दोनों सेशन की वीडियो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। ये मैं टाइम लगा देता हूँ ना, मैं आज ही पक्का अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तीनों वीडियोस तुम्हें अच्छी तरह देखनी है जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाता। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्किप कर दो, खत्म नहीं हो गई बात। फिर सुनना, ठीक है, दिमाग लगाओ। अब हुआ ये कि अब फादर के क्या नाम है सेल से डीएनए आया। मैं ये बोला था, हाँ, ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब बात डिसाइड ये हुआ था, और मदर का जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, मतलब ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और डिसाइड ये हुआ था कि दोनों के डीएनए मतलब क्रोमोसोम को बुलाएगा। अगर फादर भी अपना क्रोमोसोम दे दे सारे तो 46 क्रोमोसोम हो गए, मदर भी सारे क्रोमोसोम दे दे तो 46 हो गए, टोटल तो 92 हो गए। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? अब देखो 46 ना ह्यूमंस के लिए है, लेकिन अब मैं ह्यूमंस के लिए नहीं बता रहा, मैं जनरली सबकी बात कर रहा हूँ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड 2n। ठीक है, 2n का मतलब होता है डबल और n का मतलब आधा। ह्यूमंस के लिए अगर मैं बोलूंगा तो 2n का मतलब होगा 46 और n का मतलब होगा 23। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये है कि अगर 2n फादर से आ गए और 2n मदर से भी आ गए तो ज़ायगोट के अंदर तो 46 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भैया, अगर 46 हो गए तो भैया ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्यों भाई? क्योंकि ज़ायगोट के पास कितने होंगे? 46 होंगे। तो भैया दिक्कत क्या है? भैया दिक्कत ये है, दिमाग लगाना, यहीं पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सुनना, अब फादर से मान लो मेल से 2n क्रोमोसोम आए, ठीक है, जो कि नॉर्मली एक सेल में इतने ही होते हैं। ठीक है, अब मदर से भी क्या हुआ, जो मतलब फीमेल है उससे भी क्या हुआ, उससे भी 2n आ गए। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? ये दोनों फ्यूज करेंगे तो एक सेल में आएंगे, एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 4n हो जाएंगे, और ये क्या है? ये है ज़ायगोट। चलो एक बार के लिए मान लिया ज़ायगोट के पास 4n क्रोमोसोम है, मान लिया, ठीक है, लेकिन जब ये ज़ायगोट पेरेंट बनेगा तो ये भी तो रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके पास तो इस बार कितने 4n है, और ये जिससे रिप्रोड्यूस करेगा उसके भी तो कोई पेरेंट रहे होंगे, तो वो भी तो 4n होगा। समझाया मैंने? क्या मान लो ये मेल ज़ायगोट था, तो जो फीमेल ज़ायगोट आएगा वो भी तो 4n वाला होगा, तो फिर ये दोनों क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिख रहा है? 8n हो जाएगा। फिर मतलब ये वाली जनरेशन क्या हो गई? 8n की हो गई। फिर ये पेरेंट बनेगा तो 16n वाला ज़ायगोट बनाएगा,
भाई साहब ऐसे करते करते पता है क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे धरती, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी धरती के हर एक कमरे में सिर्फ डीएनए, क्रोमोसोम, डीएनए 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 मिल रहा होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि ऑर्गेनिजम्स ने भाई साहब कोई ना कोई सर फिर ऐसा से तरीका बताना। छोड़ दे। इसका मतलब ये ऑर्गेनिजम्स ने कोई एक ऐसा तरीका निकाला, ऑर्गेनिजम्स ने कोई ऐसा तरीका निकाला जिसमें क्या हुआ, ये क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है और ये वाली दिक्कत से बच जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है ना। हमें इस लॉजिक से तो लग रहा है कि हर जनरेशन में डीएनए डबल होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा, और अभी तक आ भी चुका होता क्योंकि इतनी सारी जनरेशन बीत चुकी है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हर रूम में, हर कमरे में, हर एक अलमारी में, हर एक जगह पर डीएनए 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 होता है। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा हर जगह पर। तो अगर नहीं हो रहा तो कोई ना कोई तो तरीका निकाला होगा इस तरीके से, इस दिक्कत से बचने का। तो इस दिक्कत से बचने का क्या तरीका निकाला है, वही हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं टाइप ऑफ, क्या नाम है वो, डिविजन्स बताऊंगा कि सेल कैसे डिवाइड करता और इस दिक्कत से कैसे निजात पाया हमने, मतलब हमारे क्रोमोसोम्स ने कैसे बचा, मतलब हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ने कैसे इस दिक्कत से बचा। याद रखना सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, सब जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को छोड़ दो वैसे तो, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। समझाया मैंने क्या बोला? तो मैं दोबारा दिक्कत बता रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में दिक्कत की बात करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, सुनना। और अक्षर भाई साहब अगर मिस होता है तो उस पर ध्यान दिया करो। समझाया मैंने क्या बोला? एक फ्लो में जब चल रहा होता है ना टॉपिक, तो उसमें आप बीच में बोल देते ना तुम लोग कि दोबारा बताओ, तो बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पागल नहीं है। ठीक है, सुनिए अब जरा ध्यान से इस चीज को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, दोबारा सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार हमारे हर जनरेशन में, हमारे हर डीएनए में, हमारे हर सेल में कितना डीएनए होता है? 2n क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब मान लो एक मेल सेक्स सेल है, उसके अंदर भी 2n क्रोमोसोम है, फटाफट से सुनना। फीमेल सेक्स सेल है, उसके अंदर भी 2n क्रोमोसोम है, ठीक है। इन दोनों ने रिप्रोड्यूस करा, जो जायगोट बना वो 4n क्रोमोसोम वाला बना, ठीक है भैया। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि जब ये जायगोट पेरेंट बनेगा तो ये 4n वाले से क्रॉस करेगा, तो वो अगली जो जनरेशन आएगी, मतलब जो थर्ड जनरेशन आएगी, एक पेरेंट हो गई, एक जायगोट हो गया, फिर ये जायगोट रिप्रोड्यूस करेगा, थर्ड जनरेशन 8n हो गया, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो 8n 8n 69 वाला बनाएगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो 69 69 वाला 32n बनाएगा। तो ऐसे करते 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 4-5 जनरेशन में के बाद ही पता इतना सारा डीएनए हो जाएगा, जो कि नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता, अगर यही मैकेनिज्म चलता रहता, तो दुनिया में हर जगह पे डीएनए ही दिखाई दे रहा होता आपको, समझ में आया? लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। इससे बचने के लिए ऑर्गेनिज्म ने कोई तरीका यूज करा होगा, और वो तरीका क्या है, अब उस मतलब वो तरीके से बचने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज किया गया, अब वो हम पढ़ेंगे इस सेशन में। प्लीज ये वाला सेशन मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी सुनो भैया हाँ, ऊपर जाके बैठ जा भाई, ये नेटवर्क जो ज्यादा अंदर नहीं आता। 46 नहीं होगा, 46 जो क्रोमोसोम से, अगले सेशन में पूछियो, ठीक है। अगले सेशन, हर जगह कैसे दिख सकता है डीएनए, ये क्या क्वेश्चन हुआ? अबे एग्जांपल है ये कि हर जगह पे डीएनए होता, अगर ये वाला मैकेनिज्म चल रहा होता, तो ये बोला जा रहा है मैडम, ठीक है। बोलने का तरीका है कुछ भी, मतलब लिटरल ले लो तुम हर चीज को। चलो अगले सेशन में पूछिए हिमांशु, मिलते हैं।